हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास वर्ड से आप लोग परिचित होंगे और अपने दैनिक जीवन में भी इस शब्द का प्रयोग करते होंगे। इतिहास एक बॉलीवुड मूवी भी है जिसमें अजय देवगन ने काम किया है। वह काफी अच्छी मूवी है। तो आइए इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, यानी इतिहास क्या है। तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी अबाउट द पास्ट, यानी कि अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें, यानी इतिहास के जनक की बात करें, तो हेराडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बुक है जिसका नाम हिस्टोरिका है, यानी कि हेराडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो आप उसको बताइएगा हेराडोटस, यानी टिक कीजिएगा हेराडोटस। तो आइए अब जानते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि इसका पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका पाषाण युग है, यानी पाषाण काल है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वह है। उसके बाद बारी आती है ऐतिहासिक काल की, तो जिसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाता है, यानी कि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य को हम पढ़ सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका वैदिक काल, जैन बौद्ध काल और मौर्य काल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका पाषाण काल है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वह है। और इसके बाद बारी आती है ऐतिहासिक काल की, जिसमें दोनों साक्ष्य मौजूद है, यानी लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साक्ष्य मौजूद है और लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें आपका वैदिक काल, जैन बौद्ध काल और मौर्य काल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है भारत में सर्वप्रथम पाषाण युग के अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत में सर्वप्रथम पाषाण युग का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण युग का अध्ययन किसने किया, तो आप इसका आंसर दीजिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब वैश्विक स्तर पर बात करें, यानी कि ग्लोबल लेवल पर बात करें, तो जगैनस थॉमसन, इन्होंने 1820 में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पाषाण युग, कांस्य युग। तो कांस्य युग का बेहतरीन एग्जाम्पल आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, और लौह युग यानी, और तीसरा लौह युग यानी उत्तर वैदिक काल। तो जगैनस थॉमसन ने 1820 में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो पाषाण युग यानी जिसमें मानव ने पत्थर का इस्तेमाल किया। कांस्य युग, तो कांसा क्या है, तो तांबा और टीन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पे एक धातु बनती है, मिश्र धातु बनती है, जिसे हम लोग कांस्य यानी ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। यानी कि तांबा और टीन का एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, तांबा और टीन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कांसा का निर्माण यानी ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, और लौह युग यानी आयरन एज की बात करें तो उत्तर वैदिक काल। तो अब जानते हैं पाषाण काल के
बारे में। पाषाण काल की बात करें इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप बताइए कि भारत में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो पाषाण काल की बात करें तो इतिहास की तरह ही पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल। तो अब इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब पाषाण काल के तीनों भागों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले काल के बारे में जानते हैं, यानी टेन्योर के बारे में जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। यानी कि बीसी का बहुत से मित्र बीसी के बारे में, बीसी और एडी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व। और एडी का मतलब होता है ईसवी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, यानी कि ईसा के जो काल है, कालखंड है, उसको ईसवी के नाम से जाना जाता है। एनो डोमिनी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का टेन्योर था, यानी अवधि था। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, यानी कि मध्य पाषाण काल का जो टेन्योर कालखंड था वह आपका 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व था। अब नव पाषाण काल की बात करें तो वह भी 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व था। तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मध्य पाषाण काल का भी टेन्योर जो है 10,000 ईसा पूर्व से है और नव पाषाण काल का भी टेन्योर 10,000 ईसा पूर्व से है। तो सब आज के जमाने में भी देखते होइएगा, अगर मुंबई में 5G का ट्रायल चल रहा होगा तो गांव में अभी भी 3G या 4G, ज्यादा से ज्यादा 4G की सुविधा मिलती होगी। तो इसी प्रकार है कि जहां जहां ये तकनीक का विकास हुआ वहां वहां नव पाषाण काल की शुरुआत हो गई, और जहां जहां अभी तकनीक का विकास उतना ज्यादा, तकनीक का पहुंच उतना ज्यादा संभव नहीं हुआ, वहां अभी मध्य पाषाण काल था। तो आई होप कि आप इस कंफ्यूजन से हट गए होंगे, यानी इस कंफ्यूजन से दूर हो गए होंगे। तो मध्य पाषाण काल का जो टेन्योर है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का टेन्योर जो है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। जबकि पूरा पाषाण काल का टेन्योर जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। अब मानव के लक्षण, यानी कि मानव के लक्षण की बात करें तो पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। आखेटक यानी कि शिकारी, खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, और खाद्य संग्राहक का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर किसी खास पर्टिकुलर जगह पर अगर पशुओं की संख्या या कंदमूल, फल फूल जंगलों पर, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो मानव था पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था और मांस एवं कंदमूल खाता था। तो अगर किसी खास जगह पर मांस और कंदमूल की उपलब्धता कम होने लगी तो वहां से मानव जो है पलायन कर जाता था। तो इसी को खाद्य संग्राहक कहते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो उसमें भी मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में था, लेकिन उसने पशुपालन का प्रारंभ कर दिया, यानी मानव ने पशुपालन का प्रारंभ कर दिया। और मानव ने सर्वप्रथम किसको पाला? तो कुत्ता को पाला। तो मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जीव तो कुत्ता। उसके बाद बात कर लेते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में जो है कृषि की शुरुआत हो गई और व्यवस्थित पशुपालन का शुरुआत आपको नव पाषाण काल में ही हुआ। तो जब कृषि प्रारंभ हो गई तो मानव को महसूस हुआ कि एक ही जगह रहे, तो उसने अस्थायी आवास का भी निर्माण किया और उसके बाद समाज की भी स्थापना हुई। यानी कि नव पाषाण काल में कृषि और व्यवस्थित पशुपालन के साथ साथ अस्थायी आवास और समाज की भी शुरुआत हुई। अब औजार की बात करें तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल्ट ब्लेड यानी बड़े पत्थरों के औजार
पाए गए हैं, पूरा इस्तेमाल किए जाते थे, जिसका साक्ष्य अभी भी मिला है औजार के रूप में क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड, यानी बड़े पत्थरों के औजार का इस्तेमाल आपको पूरा पाषाण काल में किया जाता था, जिसका साक्ष्य हाल के खुदाई में भी मिला है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें सूक्ष्म पत्थरों का औजार का प्रयोग किया जाता था। इस कारण ही इस मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथ के पीरियड के नाम से भी जानते हैं, यानी सूक्ष्म पत्थरों के सूक्ष्म औजार के कारण ही इसे माइक्रोलिथ पीरियड कहा जाता है। नवपाषाण काल की बात करो तो स्लेट के औजार नवपाषाण काल में बनने लगे थे, यानी कि मानव ने स्लेट का औजार नवपाषाण काल में उपयोग किया। उसके बाद महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई। मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना सीखा। आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का अवतरण भी मध्य पाषाण काल में हुआ। नवपाषाण की काल की बात करें तो पहियों की खोज नवपाषाण काल में हुई, यानी कि आग का खोज आपको पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में आग का उपयोग मानव ने सीखा। आधुनिक मानव जिसे हम लोग होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, उसका भी अवतरण आपको मध्य पाषाण काल में हुआ। उसके बाद नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। तो अब जानते हैं हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में, जहां से इनके साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल की बात करें जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। और हथनाग एमपी में, यानी अतिरमपक्कम तमिलनाडु और हथनाग एमपी में एक स्थान है जहाँ पे मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। तीसरा भीमबेटका मध्य प्रदेश, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी में स्थित है यह मध्य प्रदेश में। तो यह जो है VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह मानव द्वारा सबसे प्रथम की गई चित्रकारी का साक्ष्य है। गुफा चित्र यानी गुफा चित्र है भीमबेटका में, यानी मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी जो किया उसका साक्ष्य कहाँ मिला? तो भीमबेटका में, जो कि गुफा चित्र, शैल चित्र भी कहिए, इसके लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से औजार के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे भीमबेटका और मिर्जापुर जो है सो पाषाण काल के तीनों कालखंड से संबंधित है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालखंड से संबंधित है भीमबेटका और मिर्जापुर। तो अब आइए अब जानते हैं मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी चौपानी मांडो और सराय नाहर राय जो कि दोनों यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। जबकि बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब जानते हैं नव पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। नव पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो उसमें बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है, गर्त आवास के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि बुर्ज होम कश्मीर में मानव द्वारा उपयोग की गया गर्त आवास, यानी कि मानव द्वारा जो उपयोग की गई गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो गर्त आवास होता क्या है? तो मानव पहले गड्ढा बना के जमीन के अंदर आता था, तो उसी को गर्त आवास कहते हैं, जिसका साक्ष्य आपको बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है वहां मिला है। उसके बाद गुफा कराल जो यह भी कश्मीर में है, यानी गुफा कराल भी कश्मीर में है। यहाँ मानव के साथ कुत्तों का शव दफन किया गया था, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो आप जानते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते का पाला, यानी कि सबसे पहले पशुपालन जो किया मानव, तो उसमें किस जीव को पाला? तो कुत्ते को पाला। तो कुत्ते के साथ मानव का दफन किया गया साक्ष्य जो है गुफा कराल यानी कश्मीर में, जो कि कश्मीर में है, वहां मिला है। गुफा कराल जो कि कश्मीर में है, वहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, इसका साक्ष्य मिला है। तीसरा चिरांद जो कि बिहार के सारण जिला में स्थित है, वहां पे मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन, पत्थरों एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं।
यह VVI है, बिहार के लिए। जो बच्चे बिहार राज्य से संबंधित एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए चिरांद, जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, पत्थरों एवं हड्डियों के औजार मिले हैं। उसके बाद कोल्डिवा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ चावल मानव द्वारा सर्वप्रथम चावल की खेती की गई थी। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम चावल कहाँ उगाया, तो कोल्डिवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। जबकि कृषि का प्रथम साक्ष्य यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कृषि कहाँ प्रारंभ किया था, तो इसका साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहां पर मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहां पे कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज को उपजाया गया, तो गेहूं या जौ, गेहूं या जौ की खेती, या जौ की खेती मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं या जौ की खेती की, जिसका साक्ष्य आपको मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहां पर मिला है। जबकि कोल्डिवा, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, वहां पर मानव द्वारा कृषि की गई, यानी चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम चावल की जो खेती की वह कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में की। इसका साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में मिला है। तो अब जानते हैं महत्वपूर्ण जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में। ये पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित। तो आप जानते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस औजार का इस्तेमाल किया है, यानी कि किस औजार का, हथियार का इस्तेमाल मानव द्वारा किया गया। तो मानव ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। कुल्हाड़ी का प्रयोग सर्वप्रथम किया। उसके बाद जानते हैं पहला धातु मानव द्वारा प्रयोग किया गया, पहला धातु तो तांबा। प्रथम धातु तांबा। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा। सर्वप्रथम किस औजार का इस्तेमाल किया, तो कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम किस जानवर को पाला, तो कुत्ता। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो हाँ, आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि भारत में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुरातत्व के जनक, भारत में पुरातत्व के जनक लॉर्ड कनिंघम को कहा जाता है। लॉर्ड कनिंघम, यानी कि भारत में पुरातत्व के जनक लॉर्ड कनिंघम को कहा जाता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में हिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में जान गए होंगे। इसमें आपने जाना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। तो अगले वीडियो में हम ताम्र पाषाण काल के बारे में बताते हुए सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।